नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है, ये बेहद इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, और बेहद मिस्टीरियस स्टोरी। दोस्तों, इस स्टोरी को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है उसको मैं स्टार्ट करूं उससे पहले जो भी नए व्यूअर्स हैं मैं उनको बताना चाहूंगा। दोस्तों, हमारा ये जो चैनल है, ये अलग अलग तरह की मिस्टीरियस हॉरर हॉन्टेड रियल स्टोरीज आपके लिए लेकर आता है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है घोस्ट बोट। एक ऐसी एक ऐसा देश जहां पर चारों तरफ वो देश समुद्र से दोस्तों घिरा हुआ है, और उसका जो तटीय इलाका है वहां पर आकर बहुत सारी जो बोट्स हैं वो आती हैं, और उसके अंदर मरी हुई लाशें लोगों की पाई जाती हैं उन बोट के अंदर। और ये कैसे होता है, क्या है, सब कुछ हम कहानी में जानेंगे। और उन्हें ही कहा जाता है घोस्ट बोट्स, उन नावों को। दोस्तों, हम स्टोरी स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहूंगा सर आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करें। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम दोस्तों, जय बालाजी दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे दोस्तों। और दोस्तों, अभिषेक भाई बढ़िया स्टोरी लेके आए हैं, तो देर नहीं करेंगे और फटाफट उनसे कहेंगे, गुजारिश करेंगे कि प्लीज अभिषेक भाई स्टार्ट। चलिए दोस्तों, तो आज की कहानी हम स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी ये स्टोरी है, ये है जापान की। दोस्तों, जापान देश की आज की हमारी ये कहानी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बहुत ही अजीबोगरीब इंसिडेंट्स के साथ। दोस्तों, जो जापान है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। उसके चारों तरफ पानी है, समुद्र, और बीच में जापान है। तो दोस्तों, चाहे आप जापान के नॉर्थ में जाइए, साउथ में जाइए, ईस्ट में जाइए या फिर वेस्ट में जाइए, आपको कोस्ट तो मिलेगा ही, मतलब कि तटीय इलाका तो मिलेगा ही आपको। तो इसी तरह से जो नॉर्थ जापान है, मतलब कि जो नॉर्थ कोस्ट है जापान का, वहां पर दोस्तों रोजाना कुछ नाव आती थी वो किनारे पर समुद्र के, और उन नावों के अंदर दोस्तों कंकाल मिलते थे, लाश मिलती थी लोगों की। अभिषेक भाई, ये सिलसिला जो चालू हुआ, ये अभिषेक भाई कब चालू हुआ? दोस्तों, ये सिलसिला चालू हुआ था 1975 से। तो दोस्तों, अभिषेक भाई ने जैसे बताया कि 1975 में ये जो सिलसिला चालू हुआ, तो वहां का जो नॉर्थ तटीय इलाका है जापान का, वहां पर डेली नहीं, एक दो दिन के अंतर में एक बोट आती थी और वहां किनारे पे आके लग जाती थी। और जो बोट लग जाती थी उसमें देखने पर चौंकाने वाली बात होती थी कि उसमें कोई इंसान या कुछ नहीं होता था। उसमें होता था नरकंकाल, या कटा हुआ सिर, या कटा हुए हाथ। यही मिलता ये मतलब इस भयावन, मतलब इस तरह की चीजें उसके अंदर मिलती थी। लोग बाग देख के परेशान होते थे और भयभीत होते थे, अरे ये क्या इसमें है। और ये डेली का सिलसिला, कभी दो कभी तीन उसमें नरकंकाल है, कभी दो खोपड़ियां हैं, तीन खोपड़ियां हैं। ये कम से कम दो तीन दिन के बीच में होता रहता। ये रूटीन होता रहता था दोस्तों, तो जैसा कि सर ने आपको बताया कि इस तरह की बोट आती थी और उसके अंदर नर कंकाल मिलते थे, तो जाहिर सी बात है जो नॉर्थ कोस्ट पर, जापान के नॉर्थ कोस्ट पर रहने वाले जो लोग थे, वो इससे बहुत ही भयभीत हो जाते थे। वो बहुत ही डर जाते थे और सहम जाते थे, और इसी वजह से उन्हें अंदर मन में अपने ऐसा लगने लगा कि ये शायद किसी भूत की ही करामात है, और इसीलिए उन लोगों ने इन जो नाव है, ये जो बोट्स हैं, इनको नाम दिया घोस्ट बोट्स। और वो इसलिए देना पड़ा उन लोगों को कि दोस्तों, वहां की गवर्नमेंट ने, जब लोगों डरने लगे वो, तो गवर्नमेंट ने भी पता करने की कोशिश की, पर गवर्नमेंट को हालांकि काफी टाइम तक कुछ पता नहीं चला। तो लोग बागों ने डर के मारे फिर उसको घोस्ट बोट का नाम दे दिया, और तब से वो प्रचलित हो गया कि ये जो नाव है भूतिया नाव है दोस्तों। तो ये चीज जो थी, ये सिलसिला जो था, ये चलता रहा दोस्तों।
और जापान के नॉर्थ कोस्ट पर इसी तरह से नाव आती रही, उसके अंदर सरकटे कंकाल नर कंकाल मिलते रहे। और जाहिर सी बात है इस चीज की वजह से वहां के लोग तो परेशान थे ही, पर वहां की गवर्नमेंट भी बहुत परेशान हो गई, वहां की जो जापान की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो भी दोस्तों बहुत परेशान हो गई थी। और इस वजह से जापान की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है इसकी छानबीन करने का अब भी फैसला किया। दोस्तों वहां की, अभिषेक भाई ने जैसे बताया कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो परेशान हो गई। वो क्यों परेशान हो गई, उसका कारण था दोस्तों, उसका कारण ये था कि समुद्री तटीय जो इलाका वहां पे एक छोटी सी बोट और एक लंबा, कहीं से भी रास्ता, मतलब छोटी सी बोट को एक लंबा रास्ता या इतने बड़े समुद्र में काफी देर तक रहना ही बहुत बड़ी बात है। तो वो लोग ये सोच रहे थे अगर ये आती भी तो कहां से यार, कौन लेकर आएगा मतलब इतना लंबा बड़ा समुद्र है और इसमें छोटी सी बोट, बड़ी बड़ी नाव भी वही दिक्कत होती है, तो ये तो छोटी सी बोट है। तो उन लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि यार ये हो क्या रहा है। दोस्तों तो इसीलिए क्या बोलते हैं, जापान की सरकार भी बहुत ही मतलब अमेज्ड थी, मतलब वो चौंक चुकी थी कि भैया इतने बड़े समुद्र में छोटी छोटी नाव कैसे आ रही हैं, और वो भी अ, अगर कोई लेके उसको आता तो भी बात ठीक थी, हाँ, उसके अंदर तो कोई इंसान दोस्तों मिलता ओ ही नहीं था, कुछ नहीं। वो तो खाली ऐसे ही आती थी और लाश और कंकाल मिलते थे उसमें। हम्म, दोस्तों एक आंकड़े के अनुसार अगर बताया जाए तो दोस्तों साल 2011 में इस तरह की 57 बोट्स जो घोस्ट है, बोट। जो नॉर्थ कोस्ट है जापान का वहां पे आई। 2012 में 47 बोट आई, 2013 में दोस्तों 80 80 बोट आई, और 2014 में दोस्तों 65 पैसा, इस तरह की बोट आई। तो मतलब मतलब समथिंग इससे आपको पता चलता है कि दोस्तों हर साल इस तरह की बोटों का आने का सिलसिला एवरेज चालू 50, रहा। एवरेज 50 50 जैसा बोट रहता। तो आती ही थी हर साल, इससे ये पता चलता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात हुई कि भाई ये पता तो करना ही पड़ेगा, जापान की सरकार ने ये तय कर लिया कि भैया इसकी छानबीन तो अब हम करके ही रहेंगे, करके ही मानेंगे। अभी तो अभिषेक भाई ने जैसे बोला कि 2013, तो सोच लीजिए 75 में चालू हुआ, 2013 मतलब कितने कितनी साल हुए वोट आई होंगी इस। दोस्तों। तो इसीलिए जापान की सरकार ने ये तय करा कि इसकी छानबीन तो हम करेंगे ही। तो छानबीन करने के लिए दोस्तों उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, बिल्कुल। एक इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करी गई, और उस इन्वेस्टिगेशन टीम ने दोस्तों जब छानबीन करना शुरू किया, अब छानबीन में दोस्तों क्या किया, छानबीन में दोस्तों ये किया सबसे पहले कि ये जो बोट है ये इनका ताल्लुक कहां से, ये कहाँ की बोट है, ये जानने की एक कोशिश की। और जब ये जानने की दोस्तों कोशिश की तो वो जो बोट थी दोस्तों वो रेड पेंट से पूरी तरह से थी। उनने जो है फोकस किया किस पे, बोट पे। हम्म, तो खंगाला बोटों को कि उसमें क्या है कैसा है पता चले। तो उसमें कुछ मार्क, कुछ निशान जो रेड कलर के थे और कुछ में नहीं थे, डायरेक्ट लिखा हुआ था। तो उसमें अभिषेक भाई, दोस्तों तो जो बोट थी उसमें इन लोगों ने जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे टीम, इन लोगों ने क्या पाया कि उसमें रेड कलर से, उन बोट्स में रेड कलर से दोस्तों लिखा हुआ था कोरियन पीपल आर्मी। अब जब लाल कलर से ये देखा गया कि इन बोर्ड पर लिखा है कोरियन पीपल आर्मी, तो सीधा सीधा ये इशारा करता है नॉर्थ कोरिया की तरफ। तो इसीलिए वहां की उस इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये निष्कर्ष दिया कि ये बोर्ड शायद इनका ताल्लुक नॉर्थ कोरिया से। और वो शायद इसलिए लगाया दोस्तों क्योंकि वो लोग भी असमंजस में थे। वो इसलिए थे कि वहां से नॉर्थ कोरिया की दूरी 1000 किलोमीटर की थी। अब दोस्तों समुद्र का रास्ता, 1000 किलोमीटर का लंबा रास्ता, उसमें से छोटी सी बोट वहां से यहां तक कैसे भाई आएगी, कैसे आएगी, आ ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है छोटी बोटों को इतने बड़े समुद्र में इतनी लंबी दूरी तय कभी करना। कभी कभी तो जो बड़े जहाज होते हैं वो भी समुद्री तूफान में फंस जाते हैं। हाँ? तो छोटी बोट 1000 किलोमीटर रास्ता तय करके कैसे आ सकती है, तो अपने ये आप में उनके लिए सोचने एक वाली बात। डाउट था और उसकी वजह से थोड़े से वो लोग वहां पे भी उनका पेच फंसा हुआ था। अब दोस्तों ये सारी बात हुई, लोगों के मन में अभी भी डर था, जो वहाँ के आम नागरिक थे, आम जो लोग थे वहाँ के,
जापान के, जो कि नॉर्थ कोस्ट की तरफ रहा करते थे। अब दोस्तों ये जो जापान में, जैसा कि हमने पहले आपको बता दिया कि जापान में 1975 में इस तरह की पहली नाव आई थी, पहली घटना हुई थी, पहली जो नाव थी वो आई थी दोस्तों। और 1977 से लेके 1983 ये जो दोस्तों वक्त है, ये जो 6 साल है, 1977 से लेके 1983, ये जो समय है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। नॉर्थ कोस्ट के रहने वाले, मतलब कि जापान के रहने वाले, नॉर्थ कोस्ट में रहने वाले उस 17 लोग गायब हुए थे इन 6 साल में, जो कि वो तटीय स्थल पर रहते थे 1977 से लेके 1983 के बीच में दोस्तों। फिर यहाँ पे अब जब ये पता चला गवर्नमेंट को कि भैया 1977 से लेके 1983 में 17 लोग यहीं के हमारे जापान के सिटीजन गायब हुए हैं। अब उनको जब ये पता चला कि 17 लोग यहीं के गायब हुए तो गवर्नमेंट चिंतित तो होगी, चाहे वो कहीं की भी गवर्नमेंट, उनकी प्रजा है, उनके लोग हैं, तो उनको सोचा कि यार ये जो लाशें आ रही हैं कहीं उन 17 लोगों में से तो किसी की नहीं है। तो ये सोच के उनने जो उनके कंकाल वगैरह जो आए थे उनसे डीएनए टेस्ट वगैरह करके पता लगाने की कोशिश करी, उनके फैमिली के साथ मैच करके कि ये वही लोग तो हैं कि नहीं। तो मालूम पड़ा कि उनमें से ये कोई भी लोग नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो गए कहां? तो दोस्तों यही सब चल रहा था, डीएनए टेस्ट हुआ, सब हुआ, डीएनए मैच नहीं करा, और अभी भी बहुत ही असमंजस में जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी वो थी। उसी दौरान एक घटना घटती है दोस्तों 1985 में। 1985 में दोस्तों ये घटना घटती है कि एक बार वही नॉर्थ कोस्ट का जो तटीय इलाका है जापान में, वहीं पे दोस्तों एक इंसान यूं ही घूम रहा था समुद्र के किनारे। मतलब शंकास्पद एक व्यक्ति वहां उस तट पर घूम रहा था। तो और दोस्तों उस शंकास्पद कारण से वहां की जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी, जो पुलिस थी, उसने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब उसका पासपोर्ट वगैरह देखा गया, पूछताछ की गई, तो उनको मालूम पड़ा तो ये तो उनमें 17 लोगों से एक गायब हुआ था वही व्यक्ति है दोस्तों। क्योंकि जब पासपोर्ट और सारी चीजें देखी तो पासपोर्ट पे जो नाम था वो था तालाकीहारा। तालाकीहारा ये नाम था पासपोर्ट पर उस व्यक्ति के जो वहां पे टहल रहा था। अब ये नाम देखने के बाद वहां पे जो नेशनैलिटी भी देखी गई जब उस पासपोर्ट पे, तो वो जापान का ही नागरिक था। तो अब जब इस चीज को उस डेटा के साथ मैच करा गया, जो गायब हुए थे 17 लोग, तो उसमें से एक का नाम था तालाकीहारा। तो अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो सरकार थी वो चौंक गई, क्योंकि उनको लगा कि यार ये तो उन 17 में से ही एक है। तो जब ये पता चला तो उनने सोचा अगर इससे हम बाकी के 16 के बारे में पूछेंगे तो हमें उनका भी पता चल जाएगा, ये जिंदा है तो वो बाकी के 16 भी जिंदा होंगे। अब उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई और बहुत चौंकाने वाली एक बात सामने आई कि भाई इसका नाम, भले वो जापानीज नाम वहां का व्यक्ति है, पर उसको कुछ मालूम ही नहीं है कि वो 17 लोग कौन थे, कहां थे। उससे ये पता चला कि ये व्यक्ति जो है, ये तालाकीहारा वो तालाकीहारा नहीं है, ये दूसरा तालाकीहारा है, जो कि कहां का है, जो कि दोस्तों बाद में पता चलता है कि ये नॉर्थ कोरिया का है, एक नॉर्थ कोरिया का जासूस है, जो कि नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पे इसको भेजा है तालाकीहारा नाम का पासपोर्ट बनवा के फर्जी, और उसका जो चेहरा है वो भी चेंज करवा के यहाँ पर उसको जो है भेजा गया है, वहां का जासूस। तो दोस्तों अब इससे और ज्यादा शक गहराया गवर्नमेंट का। जाहिर सी बात है जापान की गवर्नमेंट और चिंतित हो गई कि भाई ये तो कोई बड़ा मामला लग रहा है, और इस वजह से फिर और पूछताछ हुई, उसकी इंटेरोगेशन की गई, वो तालाकीहारा जो मिला था, तो उससे ये पता चलता है कि वो जो 17 लोग गायब हुए थे उनको हमने ही पकड़ा है। उसने कहा मतलब नॉर्थ कोरिया ने ही पकड़ा है। क्यों पकड़ा है, तो उसका कारण जो बताया वो ये था
कि क्योंकि नॉर्थ कोरिया के जासूसों को जापान की भाषा जापानीज बोलना नहीं आता, इसीलिए उन 17 लोगों को पकड़ के जापानीज सीखने के लिए उन्हें हमने पकड़ा है, जैसे कि हमारे जासूस जापानीज सीख सके और फिर वो जापान में एंटर कर सके। और जापान और नॉर्थ कोरिया की तो आप लोगों को मालूम है हमेशा से दुश्मनी बनती रही है, नहीं। बनती नहीं है, आपस में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो दोस्तों अब इसके बाद एक मोड़ ये आता है, यही इन्वेस्टिगेशन के दौरान, कि भाई चलो वो 17 लोग मान लिया हमारे हैं, तो फिर जो इतने साल से जो लाशें आ रही हैं वो क्या है, कहाँ से आ रही है, कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, वो किनकी है, किनकी है, ये एक बहुत बड़ा मतलब प्रश्न चिन्ह हो गया, अभी भी खड़ा अभी भी खड़ा था। तब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन और की गई और बढ़ाई गई आगे, तो पता चला कि वहां पर जो चाइना और साउथ कोरिया और नॉर्थ ये कोरिया। नॉर्थ कोरिया और ये जो आपका जापान तटीय इलाका है, यहाँ इसमें प्रशांत महासागर के अंदर एक विशेष मछली पाई जाती है जो कि वहां के लोगों को बहुत पसंद है, और खास करके चाइना के लोगों को। और उस मछली का नाम बताएंगे अभिषेक भाई। दोस्तों क्योंकि वो जो प्रशांत महासागर है, ये नॉर्थ कोरिया और आपका चाइना और आपका जापान, इसी के बीच, मतलब बीच में ही प्रशांत महासागर है और इर्द गिर्द ये सारे देश है, अगर आप मैप देखो तो दोस्तों वहां पे जो विशेष मछली की जो सर बात कर रहे हैं वो इस प्रशांत महासागर में पाई जाती है, और उस फिश को चाइना के लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाव से उसका सेवन, मतलब खाते हैं उसे, उन्हें वो पसंद है। उस फिश का नाम है दोस्तों फ्लाइंग स्क्विड। फ्लाइंग स्क्विड नाम की ये जो मछली है, ये चाइना के लोगों में बहुत प्रसिद्ध है, इवन नॉर्थ कोरिया के लोग भी उसे खाते हैं, जापान के लोग भी खाते हैं, पर चाइना के लोग बहुत ज्यादा उसे पसंद करते हैं। तो उसमें ये हुआ दोस्तों, जैसे अभिषेक भाई ने बताया कि बहुत पसंद है, सब लोग लाइक करते हैं उसको, तो फेमस चीज है। पर चाइना की आपको हरकत पहले से मालूम है, उसकी कुछ हरकतें हैं इस तरह की। उसने क्या किया, अब कोरिया और चाइना की आपको मालूम तो है ये कि काफी अच्छी बनती है, तो उनने क्या किया, कोरिया के साथ शायद कोई डील की, उनको भी पैसे देने की इस मछली के विषय में। दोस्तों क्या हुआ कि ये चाइना जो था ना, चाइना ने इतना ज्यादा फिशिंग कर ली, नहीं नहीं, वो मैं बता रहा हूँ अभिषेक हाँ। भाई। तो उसने कोई डील की किसी तरीके के, भाई हमको मछलियां जो हैं पकड़नी है, तो आपके एरिया में से पकड़नी है, बड़े बड़े जहाज लाके पकड़नी है, उसका कुछ जो मिलेगा आपको भी देंगे, पैसा जो भी होगा। ऐसे कोई डील हुई। तो चाइना के जहाज बड़े बड़े अभिषेक भाई, वो कौन सा कोरिया अभिषेक भाई, नॉर्थ कोरिया, उस एरिया में जाके और बड़े बड़े जहाजों से मछलियां पकड़ने लगे। और वहां पे भी भाई तटीय, वहां पे भी मछुआरे थे, छोटे छोटे छोटी छोटी नाव लेके जो अंदर आते थे, वो बेचारे परेशानी में पड़ गए कि भाई ये तो बड़े बड़े जहाज लेके एक साथ इतनी इतनी मछलियां उठा ले जा रहे हैं, हमारे लिए कुछ बच नहीं रहा। तो उस चक्कर में वो लोग वहां, भाई वहां की गवर्नमेंट तो कुछ सुनी नहीं उनका, तो उस चक्कर में बेचारे वो लोग है ना दूर दूर तक समुद्र में अभिषेक भाई मछली पकड़ने जाने लगे, और उसमें वो कुछ भटकने लगे अभिषेक भाई। दोस्तों पर ये जो चीज सर ने बताई, इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि जो चाइना के लोग थे वो बहुत ज्यादा फिशिंग करने लगे थे, वो बहुत ज्यादा आपकी जो फ्लाइंग स्क्विड नाम की मछली है वो बहुत पकड़ने लगे थे, तो इस वजह से मछली की कमी हो गई थी चाइना की तरफ, मतलब चाइना के क्षेत्र में हाँ, जो समुद्र आता है सही सही अभिषेक भाई, वहां पर उसकी बहुत कमी हो गई थी, इसलिए इस वजह से चाइना की जो गवर्नमेंट थी, हाँ, उसने नॉर्थ कोरियन बिल्कुल गवर्नमेंट, बिल्कुल अभिषेक भाई, नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के साथ ये डील की कि हम आपके क्षेत्र में, मतलब जो आपके क्षेत्र में समुद्र आता है वहां पर हम आके फिशिंग करना चाहेंगे, ये कारण था, बाकी का मैंने बताया आपको। इसके बदले में हम आपको पैसे देंगे, तो वो मान गए और वहां पे वो लोग फिशिंग करने लगे। इस वजह से जो आपके ये नॉर्थ कोरिया के जो छोटे मोटे मछुआरे थे, उनकी बेचारों की रोजी रोटी चली गई, और इस वजह से वो लोग क्या करा उनने
कि वो अपनी वही छोटी नाव लेकर, उनके पास कोई चारा नहीं बचा, तो वो अपनी वही छोटी नाव लेकर प्रशांत महासागर के दूर दूर तक जाने लगे और फिशिंग करने के लिए, क्योंकि उनके पास तो फिश बच नहीं रही थी। सारी फिश तो ये चाइना के बड़े बड़े जहाज आ रहे थे और मछली पकड़ के ले जा रहे थे, तो वो लोग दूर तक फिर जाने लगे। उस चक्कर में वो लोग रास्ता भटक जाते थे, और जब वो रास्ता भटक जाते थे तो उनकी जो छोटी छोटी नाव थी वो जाकर नॉर्थ कोस्ट जो है जापान का, वहां तक चली जाती थी, और इस चक्कर में उनकी बीच में डेथ हो वो जाती थी। कारण ये अभी दोस्तों कि अब कोई भी मछुआरा जब समुद्र में जाता है तो एक उसका प्लानिंग होता है कि हम 4 दिन के लिए जाएंगे, 5 दिन के लिए जाएंगे, अंदर रहेंगे, तो उस हिसाब से अपना राशन पानी वगैरह, क्योंकि अंदर खारा पानी होता है, तो तो मीठा सब पानी, चीज खाने पीने की चीज और मीठा पानी साथ में लेके जाता है, ताकि उसकी 5-6 दिन की जो भी है प्लानिंग वो पूर्ति हो सके। अब दोस्तों उसमें भाई देव ऐसा हो जाए कि समुद्र में वो रास्ता भूल गया, अब महीनों महीनों वो अंदर ही घूम रहा है, और तो खाना स्वाभाविक नहीं है, तो उसके कारण से उसकी मृत्यु भी हो सकती है, हो जाती ही थी दोस्तों। हो सकती है। तो वही कारण से वो मृत्यु हो जाती थी, और वो पड़े पड़े महीनों 2 महीनों वो कंकाल के रूप में बदल जाती थी। कुछ पशु पक्षी जो ऊपर उड़ते हैं या फिश जो होती है शार्क वगैरह कोई खा जाती थी, तो उस तरह की कटी हुई लाशें और कंकाल वगैरह वहां तटीय इलाके पे जाके बोट लग जाती थी। नॉर्थ कोस्ट जापान में दोस्तों। तो दोस्तों ये सारा जो कहानी थी, मतलब ये जो बोट की, घोस्ट बोट की, वो ये थी, मतलब कि चाइना की वजह से एक तरह से कहा जा सकता है कि ये सारा जो कारण था वो हुआ, और चाइना के कारण नॉर्थ कोरिया के छोटे मछुआरों की, इतने सारे मछुआरों की डेथ हुई। अब सोचने वाली बात है कि इतने लोग इतने सालों से नॉर्थ कोरिया के गायब हो रहे थे, उनकी फैमिली ने वहां के गवर्नमेंट को भी कहा शायद होगा, कहा होगा, नहीं और कहा ही होगा, हाँ, जाहिर सी बात। और कहा होगा, तो मालूम नहीं क्या गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन इतने दिन में की नहीं की, वो तो वही वही की गवर्नमेंट जाने, सरकार जाने। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि आखिर ये सारी चीजें जो थी, ये जो पूरी कहानी थी, ये पता कैसे लगी पूरी दुनिया को। तो दोस्तों ये पता लगी जब 2017 में यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्कुल इसकी इन्वेस्टिगेशन की, और उसने एक रिपोर्ट जो है पब्लिश की। उस रिपोर्ट के द्वारा, यूएनओ की रिपोर्ट के द्वारा ये सारी चीजें दोस्तों पता चली। और एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी थी बिल्कुल दोस्तों, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, जर्नलिज्म की, जिसने उसने भी रिपोर्ट मतलब पब्लिश की थी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी, घोस्ट बोट्स। दोस्तों होपफुली आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को भाई बहुत शेयर करो। और दोस्तों अच्छा लगे हमारा ये नया सेटअप तो प्लीज कमेंट में बताइए। ये देखिए, और ये पीछे दोस्तों एक नया बैकग्राउंड है हमारा, कैसा आपको लग रहा है बताइए। और दोस्तों इसी के साथ हम ये कहानी यहीं समाप्त करते हुए आपसे कहते हैं भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद।